मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू साइड ए बी। एक एक्सिस ए बी साइड से पास कर रही है, एक एक्सिस ए सी साइड से पास कर रही है और एक एक्सिस बी सी साइड से पास कर रही है। ठीक है, तो जो ए बी साइड से पास कर रही है उस एक्सिस का नाम आई पी है, परपेंडिकुलर है वो, उसका नाम, उस एक्सिस का नाम आई पी है। एक एक्सिस जो बेस से पास कर रही है उसका नाम आई बी है और जो हाइपोटेन्यूज से पास कर रही है उसका नाम आई एच है। ठीक है, ये तीन एक्सिस है। और एक और भी एक्सिस है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सी। सी पॉइंट से पास कर रही है जो कि इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो ये वाली एक्सिस होगी। उसको हम यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक एक्सिस होगी जो सी से पास कर रही है और इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, और उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी दिया और आपको ये कंपेयर करना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, एक सीक्वेंस पूरा बनाना है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझना है। देखो, जो एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, तो इस एक्सिस से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 यूनिट तक फैला हुआ है। ठीक है, उससे कितने दूर तक मास फैला हुआ है, उस एक्सिस से कितने दूर तक फैला हुआ है, तो 4 यूनिट डिस्टेंस तक ये फैला हुआ है। ठीक, अब जो बेस वाली एक्सिस है आई बी, इससे मास कितना दूर तक फैला हुआ है, तो इससे जो मास फैला हुआ है वो 3 यूनिट डिस्टेंस तक फैला हुआ है। ठीक, और जो हाइपोटेन्यूज वाली एक्सिस है बी सी, इससे मास कितनी डिस्टेंस तक फैला हुआ है, तो अगर हम ड्रॉ करें तो वो डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, ये वो डिस्टेंस होगी आर। इस एक्सिस के लिए अगर हम सोचें, जो हाइपोटेन्यूज वाली एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है, तो इससे कितनी डिस्टेंस तक फैला हुआ है मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो आर डिस्टेंस तक है। ठीक है, ढंग से समझना है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर की फॉर्मेट में बनता है और आर जो होती है वो जनरली वो डिस्टेंस होती है जो एक्सिस से कितने दूर तक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी तो एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मेट वही है एम आर स्क्वायर का। अगर आपको आइडिया लेना हो तो आइडिया आप ये ले सकते हो कि एक्सिस से अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। एक्सिस के पास पास है मास डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो इन तीन केसेस में कंपेयर करना बहुत आसान हो रहा है। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उससे मास डिस्ट्रीब्यूशन 4 यूनिट तक है, ये जो बेस वाली एक्सिस है उससे मास डिस्ट्रीब्यूशन 3 यूनिट तक है, और जो हाइपोटेन्यूज वाली एक्सिस है उससे मास डिस्ट्रीब्यूशन 3 यूनिट से भी कम है। अगर ये आर डिस्टेंस आप देखोगे तो ये 3 यूनिट से भी कम आने वाली है। तो यानी इन तीन में अगर हमें कंपेयर करना हो तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर वाली एक्सिस का, क्योंकि उस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। उससे कम होगा आपका बेस वाली एक्सिस का, क्योंकि उससे जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है। और उससे भी कम होगा आपका हाइपोटेन्यूज वाली एक्सिस का आई एच, क्योंकि उससे जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट से भी कम है, जिसको नाम हमने आर दिया है। ठीक है, आई पी इज ग्रेटर देन आई बी इज ग्रेटर देन आई एच। ठीक है, तो ये जो है आई पी इज ग्रेटर देन आई बी इज ग्रेटर देन आई एच, ये मिल रहा है कई जगह। ये तो नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा। आई पी इज ग्रेटर देन आई बी इज ग्रेटर देन आई एच, ये आंसर भी नहीं है। ठीक है, आई पी इज ग्रेटर देन आई बी इज ग्रेटर देन आई एच सिर्फ इस वाले में है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। ठीक, इतना सफिशिएंट था। लेकिन अब हम आईसी के बारे में भी सोचेंगे। ठीक, आईसी और आईपी को कंपेयर करेंगे तो वो आपको ढंग से समझना है। देखिए, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उससे भी मास डिस्ट्रीब्यूशन 4 यूनिट्स तक है, और ये जो सी वाली एक्सिस है इससे भी अगर आप देखोगे मास डिस्ट्रीब्यूशन कितनी दूर तक है, तो वो 4 यूनिट तक नहीं है, तो वो 5 यूनिट तक फैला हुआ है, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो तो इसी प्लेन में है। ये एक्सिस जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो इसी प्लेन में है, तो इससे कितना दूर है मास, यहाँ कितना दूर है, यहाँ कितना दूर है, यहाँ कितना दूर है, यहाँ कितना दूर है, तो सबसे ज़्यादा जो दूर है वो 4 यूनिट तक है। लेकिन आईसी जो एक्सिस है वो इसके प्लेन में नहीं है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इससे सबसे सबसे पास मास 4 यूनिट तक फैला हुआ है और सबसे दूर मास 5 यूनिट तक फैला हुआ है। यानी आईसी से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है वो 5 यूनिट तक फैला हुआ है, इसका मतलब आईसी सबसे बड़ा होगा। सो आईसी सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो द आंसर विल बी ए पार्ट। इन ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी इज 2L एंड बी सी इज L। ठीक है, ए बी की जो लेंथ है वो आपको दी है 2L और बी सी की जो लेंथ है वो दी है आपको L। ठीक है, एक्सिस दो दी हैं, एक एक्स एक्स एक्सिस है, एक वाई वाई एक्सिस है, उसके सेंटर से पास कर रही है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं कि किसके अबाउट सबसे कम होगा। एक एक्सिस डी बी भी है, एक एक्सिस बी सी भी है। ठीक है, 4 एक्सिस हैं ये, एक एक्स एक्स है, एक वाई वाई है, एक डी बी है और एक बी सी भी है। ठीक है, किसके अबाउट सबसे कम होगा। ठीक,
तो जिस एक्सिस के अबाउट मास सबसे कम फैला होगा, जिस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम दूर तक फैला होगा, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। ठीक, तो वो जो एक्सिस है वो एक्सिस कौन सी है, तो वो एक्सिस है एक्स एक्स एक्सिस। ढंग से समझो, एक्स एक्स एक्सिस से अगर इस एक्सिस से अगर हम देखें मास कितनी दूर तक फैला हुआ है, तो डिस्टेंस ये है L/2। ठीक, वाई वाई एक्सिस से अगर हम देखेंगे तो वाई वाई एक्सिस से वो डिस्टेंस ये है, तो वो डिस्टेंस L है। अगर हम डीबी एक्सिस देखें, डीबी एक्सिस से कितनी दूर तक फैला हुआ डीबी एक्सिस से, तो परपेंडिकुलर आप बनाओगे तो वो डिस्टेंस ये आएगी, और ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस आप कहो, ये डिस्टेंस डेफिनेटली L/2 से बड़ी है। तो सबसे कम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किस एक्सिस के अबाउट होगा, वो होगा एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। कैसे चेक किया हमने, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना पास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। A triangular plate of uniform thickness and density is made to rotate about an axis perpendicular to the plane of paper and passing through A and passing through B। दो एक्सिस, दो पॉइंट हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एक्सिस, और एक बार तो A से पास करती है वो एक्सिस, और जो दूसरी एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रही है, B से। ठीक, अब सिचुएशन ये कह रहे हैं वो कि बाई एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स F एट सी पॉइंट पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ पे सी पॉइंट पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया है F। तो किस केस में एंगुलर एसिलेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ढंग से समझना, अगर आप ए एक्सिस के अबाउट देखोगे तो फोर्स ये लग रहा है, ए एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है, तो टॉर्क F इंटू L/2 होगा। इसी तरह से अगर आप बी पॉइंट के अबाउट देखोगे तो बी पॉइंट पे अगर बी पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फोर्स यहाँ एफ लग रहा है, तो एफ की पॉइंट बी से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है। तो दोनों केसेस में फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है, इसका मतलब दोनों केसेस में टॉर्क सेम होगा। जो टॉर्क आपका आएगा वो दोनों केसेस में कितना आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, दोनों केसेस में टॉर्क सेम है। और ये जो टॉर्क होता है वही होता है आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, एफ इक्वल टू एम ए, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ठीक, अब हमें यह सोचना है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसी का एंगुलर एसिलेशन ज़्यादा होगा। तो बात ये आती है कि ए के अबाउट जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा कि बी से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अब जरा समझना है इसमें, ये ए से अगर आप देखोगे डिस्टेंस, तो ए से जो मास डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ये L। ठीक, और बी से देखोगे तो बी से भी मास इधर कितनी डिस्टेंस तक फैला हुआ है, L तक। ठीक, तो एक आसान तरीका कंपेयर करने का ये है कि ए से भी जो मास फैला हुआ है वो L तक फैला हुआ है, बी से देखोगे तो बी से भी मास जो फैला हुआ है वो L तक फैला हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि बी से के आसपास मास ज़्यादा है और दूर जो मास है वो कम है। और इससे सोचोगे तो ए के पास वाले रीजन में मास कम है और दूर वाले रीजन में मास ज़्यादा है। तो जिस केस में दूर वाले रीजन में मास ज़्यादा होगा वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसका मतलब आई ए जो होगा वो आई बी से बड़ा होगा। और अगर ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ए के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा बी के अबाउट। सो इन विच केस एंगुलर एक्सेलरेशन इज मोर, इन सेकेंड केस, बी पार्ट। A circular disc of radius r is made from an iron plate of thickness T and another circular disc B of radius 4r has a thickness T/4। सेम आयरन प्लेट है, डेंसिटी सेम है, बट रेडियस और थिकनेस दोनों की अलग अलग है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करवा रहे हैं आपसे, तो बना लेते हैं। मान लिया एक डिस्क है, मान लिया एक डिस्क है जिसकी रेडियस मान लिया मैंने है r और थिकनेस मान लिया है t, डेंसिटी मान लिया है रो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कोई भी एक्सिस ले लेते हैं, मान लिया ये वाली एक्सिस ले ली, सेम एक्सिस लेनी है, तो वो होगा mr² बाई 2, mr² 2। अब m की वैल्यू कितनी होगी, तो m आपका हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, ये बन गया मास, इंटू r² बाई 2। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ गया
वो आपका आ गया पाई रो टी आर की पावर 4/2। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब जरा हम सेटल करते हैं। एक की रेडियस 4r है, थिकनेस t/4 है, और एक की रेडियस r है, थिकनेस t है। तो जो r और t है उसमें ये छोड़ देते हैं, बाकी जो दूसरा वाला जो केस है, b वाला केस है, तो उसमें उसकी थिकनेस है t/4 और रेडियस है 4r। तो यहाँ t/4 है, यहाँ 4r है, फिर भी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि इस 4r की पावर है 4। इसका मतलब सेकंड केस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बहुत ज़्यादा होगा फर्स्ट केस से। सो आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। आंसर इज सी पार्ट। फिगर शो ए थिन मेटलिक ट्रायंगुलर शीट ए बी सी। एक थिन मेटलिक ट्रायंगुलर शीट है ए बी सी। द मास ऑफ द शीट इज एम। शीट का मास जो दिया है वो कैपिटल एम दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ रहे हैं किस साइड के अबाउट, ए सी साइड के अबाउट। ए सी ये जो साइड है इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये जो साइड है ए सी, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हम ऐसा करते हैं कि इस ट्रायंगुलर प्लेट को अगर हम एक ट्रायंगुलर प्लेट और अगर यहाँ अटैच कर दें एकदम सिमिलर, तो ये पूरी एक स्क्वायर प्लेट बन जाएगी। और स्क्वायर प्लेट के इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, और उसका आधा कर देंगे तो वो ट्रायंगुलर प्लेट का हो जाएगा, क्योंकि दो ट्रायंगुलर प्लेट ने मिलकर एक स्क्वायर प्लेट बनाई है। एक स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसका हाफ कर देंगे तो वो ट्रायंगुलर प्लेट का हो जाएगा। ठीक है, कैसे सेटल कर रहे हैं देखिए। स्क्वायर के केस में एक खास प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस उसी के प्लेन में होनी चाहिए, वो चाहे ये वाली एक्सिस हो। स्क्वायर प्लेट का केस है ये। ठीक, फिर चाहे ये वाली एक्सिस हो, फिर चाहे ये वाली एक्सिस हो, फिर चाहे कोई भी एक्सिस हो, किसी भी एंगल पे बस उसके सेंटर से पास करनी चाहिए, उसके प्लेन में होनी चाहिए। इन सभी एक्सिस के अबाउट स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आपका, अगर साइड एल है, मास एम है, तो वो होता है आपका ml²/12 इन ईच केस। ठीक, तो वही हम यूज करेंगे। जैसे ही आपने एक ट्रायंगुलर प्लेट यहाँ और लगा दी, तो इसका जो टोटल मास हो गया पूरे स्क्वायर प्लेट का, ये जो टोटल मास हो गया वो हो गया 2m। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आपका आएगा 2m इंटू l²/12। ये पूरी स्क्वायर प्लेट का हो गया। और एक ट्रायंगुलर प्लेट का चाहिए तो उसका हम क्या कर देंगे, हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आंसर आया आपका ml²/12। सो द आंसर इज बी पार्ट। Two spheres each of mass capital M and radius r/2 are connected at their centers with a massless rod of length 2r। दो स्फीयर हैं, बना लेते हैं। एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, और उनको एक मासलेस रॉड से कनेक्ट किया है एट देयर सेंटर्स। सेंटर टू सेंटर कनेक्ट किया एक मासलेस रॉड से। इनका मास कितना है m, रेडियस कितनी है r/2। इसका भी मास कितना है m और रेडियस कितनी है r/2। और ये जो रॉड कनेक्ट की है इसकी लेंथ थी 2r। तो ये r/2 और इधर r/2, यानी बीच में ये जो डिस्टेंस बची, ये r/2 और ये r/2, तो ये बीच में जो डिस्टेंस बची वो r के बराबर। अब पूछ के आ रहे हैं आपसे, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो एक स्फीयर के सेंटर से पास करेगी और उस रॉड के परपेंडिकुलर होगी। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो रॉड तो मासलेस है, रॉड का तो होगा नहीं, दोनों स्फीयर्स का ही ऐड करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो पहले स्फीयर कितना हो जाएगा, तो ये सॉलिड स्फीयर है, कुछ नहीं दिया जाता तो वैसे ही हम सॉलिड मानते हैं, तो वो होगा m 2/5 m r²। तो 2/5 m है और r जो है वो r/2 का स्क्वायर, प्लस रॉड का कुछ नहीं है, रॉड मासलेस है। इस स्फीयर का कितना होगा, तो इस स्फीयर का पहले तो हम सेंटर के अबाउट निकालेंगे, इसके सेंटर के अबाउट 2/5 m r², और फिर उसमें ये वाली डिस्टेंस m इंटू d² करके ऐड करेंगे। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। तो इसका जो आने वाला है वो आने वाला है 2/5 m r/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है आपकी, इस एक्सिस से और इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो 2r है। तो ये सारा आप ऐड कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा।
टू थिन डिस्क ईच ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर आर अटैच्ड एज शोन इन ए फिगर। दो थिन डिस्क हैं, उनको इस तरह से अटैच किया हुआ है एक ही प्लेन में। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क बी एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो इस डिस्क के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से पास होने वाला, ठीक है। तो इस डिस्क का कितना होगा, तो वो होगा mr²/2। और इस डिस्क का इसी एक्सिस का वोट निकालने के लिए पहले इसके सेंटर से निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिखूँ तो कितना आने वाला है, तो ये आपका बी डिस्क का तो बनेगा mr²/2 प्लस ए वाली डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट कितना होगा, तो वो होगा mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो वो डिस्टेंस इस एक्सिस से और इस एक्सिस के बीच की डिस्टेंस 2r होगी। तो प्लस क्या बनेगा, m इंटू 2r का स्क्वायर। सारा आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा mr² है, mr²/2 mr²/2 mr² ये हो गया और 4mr² ये हो गया, तो आपका आंसर आया 5mr²। A ring of mass m and radius r lies in xy plane with its center at origin as shown। सेंटर ओरिजिन पे है। The mass distribution of ring is non-uniform such that at any point p on the string the mass per unit length is given by mass distribution non-uniform है, ठीक है। कहीं मास ज़्यादा होगा, कहीं मास कम होगा, और वो मास डिस्ट्रीब्यूशन थीटा का फंक्शन है, लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा, मतलब मास डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जहाँ कॉस थीटा 1 होगा वहाँ पे मास डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, कॉस स्क्वायर थीटा का फंक्शन है वो, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं जेड एक्सिस के अबाउट। ये जो एक्सिस होगी इसके सेंटर से पास करेगी जेड एक्सिस के अबाउट। तो रिंग के केस में खास बात ये होती है कि चाहे रिंग में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग चाहे आधी हो या पूरी हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन अगर ये सेंट्रल एक्सिस है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर केस में mr² ही बनता है, क्योंकि जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इट इज एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दैट डिस्टेंस इज r। वो पूरा का पूरा एक फिक्स डिस्टेंस पे फैला हुआ है, तो इसका जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो m इंटू r² ही आएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। ये सिर्फ चलता है रिंग के केस में। सेवन आइडेंटिकल डिस्क आर अरेंज इन ए हेक्सागोनल, ठीक है। 7 डिस्क हैं आइडेंटिकल, ठीक है। एक सेंटर में रखी हुई है और 6 ये हैं, एक हेक्सागन जैसा सेटअप बनाया है। हर डिस्क का मास m, रेडियस r है, और इस पूरे सेंट्रल के अबाउट, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो आपको निकालना। तो ये बहुत ही सिंपल है, हम सेंटर वाली डिस्क का निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, किसी एक डिस्क का निकालेंगे और उस एक डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 डिस्क का हो जाएगा और सेंटर वाली का ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बनाने जा रहे हैं। सेंटर वाली डिस्क का कितना होगा, तो वो होगा आपका mr²/2। फिर किसी एक डिस्क का निकालते हैं, तो उसकी एक डिस्क का अपनी सेंटर के अबाउट कितना होगा, तो वो होगा mr²/2। और फिर उस एक्सिस से इस एक्सिस तक लाने में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, तो प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर। और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, क्योंकि ऐसी 6 डिस्क हैं, और सेंटर वाली डिस्क वाले में ऐड कर देंगे तो ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो आप सेटल कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। A solid aluminium sphere of radius r has a moment of inertia I about an axis through its center। एक एल्यूमिनियम, सॉलिड एल्यूमिनियम का स्फीयर है, रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए सेंट्रल एक्सिस ऑफ सॉलिड एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। एल्यूमिनियम का ही है, रेडियस 2r का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अगर हम ये सोचें सॉलिड का 2/5 mr², और आपको लग रहा होगा कि रेडियस डबल कर दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेडियस डबल करने से मास भी चेंज होगा, तो मास को भी हमें रेडियस के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होगा, तो वो होगा 4/3πr³ इंटू डेंसिटी, ये बन गया मास, और r² पहले से है। यानी जो मोमेंट, अगर डेंसिटी सेम है, एल्यूमिनियम का है दोनों केसेस में, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो r⁵ के प्रोपोर्शनल आया। यानी अगर हम रेडियस को डबल करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 32 टाइम्स हो जाएगा, डी पार्ट। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r लाइज इन xy प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। एक यूनिफॉर्म डिस्क है, वो xy प्लेन में लाई कर रही है, सेंटर आपका ओरिजिन पे, x एक्सिस y एक्सिस सब कुछ दिया है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एग्जैक्टली वाई इजक्वल टू एक्स प्लस सी, ये एक एक्सिस पास कर रही है, यहाँ से लाइन पास कर रही है वाई इजक्वल टू एक्स प्लस सी, इसके अबाउट भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस के अबाउट है, तो सी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो जेड एक्सिस का आउट होगा कितना, डिस्क है ये, तो डिस्क का जेड एक्सिस के आउट होगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2। अब यही जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इस एक्सिस के अबाउट है। ठीक, तो इस एक्सिस का आउट निकालने के लिए पहले तो हमें इस एक्सिस का आउट पता होना चाहिए। ये एक्सिस जेड एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस उसी के प्लेन में है, ये एक्सिस जेड एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस जो है वो उसी के प्लेन में है, उसी के प्लेन में है, तो ये डायमेट्रिक एक्सिस हुई। और फिर यहाँ से यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए पर ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा साफ डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ पे ये एक्सिस है, इस एक्सिस के आउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो एक्सिस है, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है ये हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर रहे हैं देखिए, इसकी इक्वेशन की नाम एक्सिस का इक्वेशन लिखिए एक्स वाई इजक्वल टू एक्स प्लस सी, यानी जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट होगा माइनस सी, तो यानी ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हुई, ये कोऑर्डिनेट आपका हुआ माइनस सी कॉमा 0, यानी ये डिस्टेंस हुई आपकी c। ठीक, इसी तरह से जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y इक्वल टू सी होगा, यानी ये वाली डिस्टेंस भी आपकी कितनी हुई c। ठीक, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस। तो अगर ये c और c है, इसका मतलब ये एंगल बराबर होंगे दोनों, एक एंगल 90 है तो ये दोनों एंगल 45 और 45 होंगे। अगर ये डिस्टेंस c है, एंगल 45 है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है आर परपेंडिकुलर, या कई बार इसको हम d लिखते हैं, तो ये जो d डिस्टेंस आने वाली है वो आने वाली है c साइन 45, यानी c बाई रूट 2। क्लियर, बस अब हम बना लेते हैं। तो इसके आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इस एक्सिस का आउट कितना होता है, तो वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, डायमेट्रिक एक्सिस है उसी के प्लेन में है, और प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये आपका आया एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है, डी है आपका c बाई रूट 2 का स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम c फाइंड करेंगे, m और m कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर बाई 2 ये आर स्क्वायर बाई 4 इधर इधर पहुँचेगा तो माइनस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 4 बचेगा, तो आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 2, तो c इज इक्वल टू r बाई अंडर रूट 2, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। सो योर आंसर इज विल बी बी पार्ट।